नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतः अनुशासनात्मक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। साधारणतः इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से संबंध ये है कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध या सामंजस्य पाया जाता है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाज विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। ऐसा करके ही सार्थक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी अध्ययन पद्धति को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है। मानव जीवन के सर्वांगीण पहलुओं का अध्ययन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अर्थ एवं प्रकृति। अंतः अनुशासनात्मक या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एक दूसरे अनुशासन यानी समाजशास्त्र की सहायता से एक अनुशासन समाजशास्त्र का अध्ययन करना है। इसमें राजनीति को सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए दूसरे समाजशास्त्रों की सहायता ली जाती है। यह दृष्टिकोण सभी समाजशास्त्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता पर जोर देता है, उनके अलगाव या संबंध विच्छेद पर नहीं। ऐसा माना जाता है कि समाज एक है, मानव एक है, परंतु उसके सामाजिक जीवन के अनेक पहलू हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इस उपागम का जोर इस बात पर है कि प्रत्येक समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाजशास्त्र मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टि के अनुसार जब कोई समाजशास्त्र अपने शास्त्र के अध्ययन के लिए दूसरे समाजशास्त्रों या विषयों की सहायता लेता है तो वह उसके तथ्यों, उसके पद्धतियों, उसकी तकनीकों, उसकी अवधारणाएं, उसके परिणामों आदि की सहायता लेता है, परंतु यह सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती बल्कि उसे समझकर ग्रहण कर या आत्मसात किया जाता है ताकि निश्चित परिणामों तक पहुंचा जा सके। तथ्यों को आलोचनात्मक ढंग से अपनाया जाता है। इसका अर्थ है तथ्यों या तकनीकों को अपने शास्त्र में हस्तांतरित किया जाता है और अवधारणाओं को अंगीकृत किया जाता है। उदाहरणतः जब कोई राजनीति शास्त्री भारत की निर्धनता के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के तथ्यों व आंकड़ों को ग्रहण करता है तो वह राजनीतिक संघर्ष की प्रकृति को सही और व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए अर्थशास्त्र के तकनीकी का हस्तांतरण करता है। और इसी तरह वर्तमान सदस्य में राजनीतिक अध्ययन के लिए वर्ग, भूमिका, संस्कृति आदि जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें समाजशास्त्र से ग्रहण किया जाता है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण किसी अनुशासन की समझ को बढ़ाता है, यह उसे व्यापक बनाता है। इसलिए इसका सभी समाजशास्त्रों से आग्रह है कि वे अपने ज्ञान की खिड़की क्षितिज को खुला रखें ताकि दूसरे समाजशास्त्रों की उपलब्धियों से लाभ उठाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें और उसे आधुनिक बना सकें। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास। पारस्परिक सहयोग की प्राचीन प्रवृत्ति। राजनीति के अध्ययन के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भले ही नवीन हो परंतु इसका सार तत्व अर्थात एक शास्त्र के अध्ययन के लिए अन्य समाजशास्त्रों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति उतनी ही प्राचीन है जितनी की राजनीति। उदाहरणतः प्लेटो की रिपब्लिक में केवल राजनीति आदर्श राज्य पर ही नहीं लिखा गया बल्कि विधि शास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, कला, शिक्षा, दर्शन आदि पर भी लिखा गया है। दूसरा, अरस्तु की पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समावेश पाया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स में अरस्तु ने असमानता को क्रांतियों का मूल कारण कहा है। तो राजनीति शास्त्र के अन्य लेखक हैं जिन्होंने उनको केवल राजनीतिक विषयों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने नीति शास्त्र से भी अपना संबंध जोड़ा है। कार्ल मार्क्स का सारा राजनीतिक दर्शन अर्थशास्त्र विशेषकर औद्योगिक विकास और उत्पादन का निर्धारण करने की शक्ति और समाजशास्त्र विशेषकर वर्ग संरचना पर आधारित है। मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियों, सभी बौद्धिक दृष्टिकोणों जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से भी उत्पन्न होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मानव चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। दूसरा है समाजशास्त्रों के केंद्रीय विषयों को अलग अलग करने का प्रयास।
प्राचीन समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक सभी समाजशास्त्र, दर्शन, इतिहास, विधिशास्त्र और धर्मशास्त्र से अत्यधिक प्रभावित थे। परंतु 19वीं शताब्दी के शुरू में एडम स्मिथ के प्रयासों से, अर्थशास्त्र और अगस्त काम्टे के प्रयासों से समाजशास्त्र ने अपने आप को सामाजिक चिंतन की मुख्य धारा से अलग कर लिया। समाजशास्त्रों के केंद्रीय विषयों को अलग अलग करने वाले तर्क व्यवहारिक और तर्कसंगत रहे। उनका कहना है कि समाजशास्त्रों के केंद्रीय विषयों को अलग करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता है, क्योंकि मानव जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को एक सामान्य समाजशास्त्र में समायोजित करना अथवा स्थान देना कठिन है। दूसरा, समाज में अत्यधिक जटिलता पाई जाती है और किसी विषय को तभी भली भांति समझा जा सकता है जब उसके केंद्रीय विषय को दूसरे विषयों से अलग किया जाए। डेविड ईस्टन कहते हैं कि मानव ने समाज में जब से जांच पड़ताल का कार्य शुरू किया है तब से ही सामाजिक ज्ञान में विभेद विद्यमान रहा है और समय समय पर विभिन्न समुदाय या विभिन्न विचारकों ने अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया है। आइए अब हम देखते हैं अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के लक्षण या इसकी विशेषताएं। पहला है अन्य समाज विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञानों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरे समाजशास्त्रों के संदर्भ में वे उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। यह भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के स्थान पर एक ही समाजशास्त्र की स्थापना करना चाहता है। यह व्यवस्था सिद्धांत पर जोर देता है। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों को महत्व प्रदान करना। यह सभी समाजशास्त्रों को समान महत्व देता है। यह भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के केंद्रीय विषय को भिन्न भिन्न मानता है। यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय शक्ति है, समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय परिवार, चर्च और समूह है। अर्थात सभी समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और सभी मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल। यह दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक या मूल्यों पर आधारित अथवा द्वंद्वात्मक पद्धतियों को अस्वीकार करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर जोर देता है। यह जीव विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी अर्थात अनुभववादी पद्धतियों पर जोर देता है। यह चाहिए से संबंधित नहीं, यह है से संबंधित होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विश्लेषण पर जोर। यह राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं पर जोर देता है। यह राज्य, सरकार, संविधान आदि के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि के व्यवहार पर जोर देता है। नेक्स्ट है मानव के सामाजिक जीवन की अविच्छिन्नता। यह मानव के सामाजिक अस्तित्व को अविच्छिन्न या निरंतर मानता है। यह उसके सीवन रहित मानता है। उसका कहना है कि विभिन्न समाजशास्त्र केवल सुविधा अथवा श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और कुशलता के लिए अलग अलग है। यह इस बात पर जोर देता है कि यदि भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के अध्ययन के लिए एक ही प्रकार की पद्धतियों व प्रतिमानों का प्रयोग या अनुसरण किया जाए तो न केवल ज्ञान के हस्तांतरण में आसानी होगी बल्कि लाभ होगा। नेक्स्ट है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। इनका मानना है कि मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाले अनेक स्रोत हैं जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए एक अनुशासन का सही और व्यापक अध्ययन उसके केंद्रीय विषय के अंतर्गत नहीं हो सकता। उसके लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव सांख्यिकी आदि शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण करना। इसने अन्य या अनेक दूसरे समाजशास्त्रों से तथ्यों, पद्धतियों, अवधारणाओं आदि को ग्रहण किया है। उदाहरणतः इसने संप्रेषण के समाजशास्त्र के व्यवस्था के विश्लेषण को, समाजशास्त्र से रचनात्मक, कार्यात्मक उपागम को ग्रहण किया है। इसने ऐसी अनेक नई अवधारणाओं का विकास किया है। उदाहरणतः इसने राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संप्रेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि अवधारणाओं का विकास किया है। अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित अवधारणाएं। पहली है इसके अंतर्गत परंपरागत अवधारणा। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की परंपरागत अवधारणा भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों में पारस्परिक सहयोग पर बल देती है। इसका मानना है कि जितनी मात्रा में कोई अनुशासन दूसरे समाजशास्त्रों से सहयोग लेता है और उन्हें सहयोग देता है, उतनी मात्रा में उस अनुशासन को अपनी समझ बढ़ती है
और इसका विषय व्यापक बनता जाता है। इससे उस अनुशासन को सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। सहयोग लेने और देने के पीछे इस दृष्टिकोण का मुख्य तर्क है कि समाज एक है, मानव एक है, परंतु उसके सामाजिक जीवन के अनेक पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। वे एक दूसरे को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इसका मूल कारण है कि सभी समाजशास्त्र मानव का समाज में अध्ययन करते हैं और मानव ज्ञान का सीवन रहित ज्ञान है। परंपरागत अवधारणा के अनुसार जब कोई समाजशास्त्र अपने शास्त्र के अध्ययन के लिए दूसरे समाजशास्त्रों की सहायता लेता है तो वह उसके तथ्यों, उसकी पद्धतियों, उसकी तकनीकी अवधारणाओं, परिणामों आदि की सहायता लेता है, परंतु यह सहायता उधार रूप में नहीं ली जाती बल्कि उसे समझकर ग्रहण या आत्मसात किया जाता है ताकि निश्चित परिणामों तक पहुंचा जा सके। तथ्यों को आलोचनात्मक ढंग से अपनाया जाता है। इसका अर्थ है कि तथ्यों या तकनीकों को अपने शास्त्र में हस्तांतरित किया जाता है और अवधारणाओं को अंगीकृत किया जाता है। जब कोई राजनीतिक शास्त्री भारत की निर्धनता के लिए अर्थशास्त्र के तथ्यों का ग्रहण करता है तो वह राजनीतिक संघर्ष की प्रकृति को और प्रवृत्ति को सही ढंग से अपनाता है। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण की व्यवहारवादी अवधारणा को अन्य अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसे अनुभववादी, व्यवस्था विश्लेषण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के विकास में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, भूगोल, मानव जाति विज्ञान, जीव विज्ञान, सांख्यिकी आदि का अत्यधिक प्रभाव रहा है। इस दृष्टिकोण का समर्थन जहां यूरोप के समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों ने किया है, वहाँ इसके विकास में अमेरिका के शिकागो स्कूल के राजनीतिक शास्त्रियों में विशेष योगदान दिया है। तीसरा है मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवाद की मूल अवधारणा है भौतिकवाद, द्वंद्ववाद, इतिहास और प्रगतिवाद। यह मानव इतिहास को एक प्रगतिशील, द्वंद्वात्मक और एकात्मक यूनिटी प्रक्रिया मानता है। इसके अनुसार मानव इतिहास के भिन्न भिन्न तत्व हैं: अर्थव्यवस्था, समाज, राजा या राजव्यवस्था, संस्कृति आदि। अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण की उदारवादी अवधारणा और मार्क्सवादी अवधारणा में एक मूल अंतर है। यह अंतर उस आधार या बेस का है जिसके कारण भिन्न भिन्न कारक या घटक या फैक्टर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या परस्पर म्यूचुअल इंटरेक्शन या अंतःक्रिया करते हैं। उदारवादियों का मानना है कि ऐसी प्रक्रिया भिन्न भिन्न कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम होती है जिसमें अर्थव्यवस्था, राज्य, भौगोलिक परिस्थितियां, विचार आदि शामिल होते हैं। इतिहास की बौद्धिकवादी व्याख्या के अनुसार भौतिक वस्तुओं के उत्पादन का ढंग वह आधार है जिस पर सभी सामाजिक घटनाएं अंतःक्रिया करती हैं। और मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 अवस्थाओं में बांटा है, जैसे आदिम साम्यवादी या एशियाटिक अवस्था, प्राचीन अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवस्था। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने के कारण होता रहता है। जैसे यदि उत्पादन के यंत्र पथरीली कुल्हाड़ी है तो समाज का स्वरूप, गठन तथा नागरिकों का चरित्र भी उसी प्रकार का होगा। और यदि उत्पादन के यंत्र धातु हैं तो जो समाज का स्वरूप, गठन तथा नागरिकों का चरित्र वैसा ही होगा। यदि उत्पादन का स्वरूप अणु, रिएक्टर, विद्युत और भाप है तो समाज का स्वरूप और व्यक्तियों का चरित्र भी उसी प्रकार का होगा। जैसे हस्तचक्की आका के समाज को जन्म देती है और भाप चक्की औद्योगिक पूंजीपति समाज को जन्म देती है। ईबन्स कहते हैं कि जैसे ही उत्पादन करने के ढंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार भी बदल सकती हैं। सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन को भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न करते हैं। मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अंतःनुशासनात्मक उपागम की विशेषता यह है कि वह संपूर्णता को महत्व देता है, एक तत्व, कारक, घटक या फैक्टर को नहीं। उसका कहना है कि सत्यता संपूर्णता या समग्रता में है, एक तत्व या अंश में नहीं। अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने के लिए कतिपय शर्तों का पालन करना आवश्यक बन जाता है। इसके लिए शोधकर्ता का जो दृष्टिकोण है वह उदार होना आवश्यक है, उसमें तथ्यों की समझ होना अपरिहार्य है और उसके अध्ययन की प्रवृत्ति अनवरत शोध की दिशा में होनी चाहिए। अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण अध्ययन पद्धति के अपनाने में अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
इसमें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु को समझने की कठिनाई, समाज विज्ञानों के समन्वय तथा एकीकरण की समस्या आदि आती है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की विविध आधारों पर आलोचना भी की जाती है। इस अध्ययन पद्धति से राजनीति विज्ञान एक जटिल विषय बन गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विषयों के एकीकरण की अवधारणा भी केवल कोरी कल्पना है, यथार्थ में ऐसा होना संभव नहीं है। अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का राजनीति विज्ञान के विकास में अपना योगदान रहा है। इससे विकासशील देशों के बारे में सर्वांगीण अध्ययन संभव हो पाया। साथ ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधिक यथार्थपूर्ण बना है। साथ ही इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक ग्राह्य बनाया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जहाँ उदारवादी दृष्टिकोण विभिन्न समाजशास्त्रों की स्वायत्तता में विश्वास करता है और उनके बीच अंतःनुशासनात्मक की आवश्यकता को महसूस करता है, वहीं मार्क्स या मार्क्सवाद समाजशास्त्रों की संपूर्णता या एकता में विश्राम करता है या विश्वास करता है और उसके संदर्भ में उसका अध्ययन करता है। थैंक यू।